मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 25 अप्रैल सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 25 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। ग्रामीण भारत में कोरोना काल में आत्मनिर्भरता के नए अवसर और साथ ही साथ खेती किसानी और कृषि कार्यों से जुड़ी विकास की अहम जानकारियों के साथ हम हाजिर हैं अपने इस कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के साथ। तमाम जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। शुरुआत करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत 24 अप्रैल को ई संपत्ति कार्डों का शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 भी प्रदान करेंगे। भारत में ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई के क्षेत्र में इस साल वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2021 मई और जून में खाद्यान्न वितरण किए जाएंगे। ये वितरण निःशुल्क होगा। 24 अप्रैल 2021 को 12वें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत 24 अप्रैल को ई कार्डों का वितरण किया जाएगा और साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल 2021 यानी आज दोपहर 12 बजे उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई संपत्ति कार्डों के वितरण का शुभारंभ किया। भाइयों और बहनों, पंचायती राज दिवस का ये दिन ग्रामीण भारत के नवनिर्माण के संकल्पों को दोहराने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। ये दिन हमारी ग्राम पंचायतों के योगदान और उनके असाधारण कामों को देखने, समझने और उनकी सराहना करने का भी दिन है। अभी मुझे गांव के विकास में सराहनीय काम करने वाली पंचायतों को सम्मानित करने, उनको अवार्ड देने का अवसर मिला है। मैं आप सभी को पंचायती राज दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। हाल में अनेक राज्यों में पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं और बहुत जगह चल भी रहे हैं। इसलिए आज हमारे साथ बहुत से नए साथी भी हैं। मैं सभी नए जनप्रतिनिधियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज गांव और गरीब को उसके घर का कानूनी दस्तावेज देने वाली बहुत ही बड़ी और अहम योजना स्वामित्व योजना को भी पूरे देश में लागू किया गया है।
यह वर्ष जिन स्थानों पर यह योजना, पिछले वर्ष जिन स्थानों पर यह योजना प्रारंभ की गई, वहां के अनेक साथियों को प्रॉपर्टी कार्ड भी दिए गए हैं। इसके लिए भी इस काम में जुड़े हुए और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करने वाले सभी साथियों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूं। स्वामित्व योजना गांव और गरीब के आत्मविश्वास को, आपसी विश्वास को और विकास को नई गति देने वाली है। इसके लिए भी मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक साल पहले जब हम पंचायती राज दिवस के लिए मिले थे, तब पूरा देश कोरोना से मुकाबला कर रहा था। तब मैंने आप सभी से आग्रह किया था कि आप कोरोना को गांव में पहुंचने से रोकने में अपनी भूमिका निभाएं। आप सभी ने बड़ी कुशलता से न सिर्फ कोरोना को गांव में पहुंचने से रोका, बल्कि गांव में जागरूकता पहुंचाने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस वर्ष भी हमारे सामने जो चुनौती है, वो चुनौती पहले से जरा ज्यादा है कि गांवों तक इस संक्रमण को किसी भी हालत में पहुंचने नहीं देना है, उसे रोकना ही है। पिछले साल जो आपने मेहनत की, देश के गांवों ने जो नेतृत्व दिखाया, वही काम इस बार भी आप बड़े चुस्ती के साथ, बड़ी डिसिप्लिन के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों का साथ लेकर के बहुत ही पक्का करेंगे। सफलता जरूर पाएंगे, क्योंकि आपने पिछली बार किया था, अब एक साल का अनुभव है। संकट के संबंध में ज्यादातर अब जानकारियां हैं, संकट से बचने के रास्तों के संबंध में जानकारी है, और इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरे देश के, मेरे गांव के सारे लोग, गांव का नेतृत्व करने वाले लोग गांव में कोरोना को प्रवेश करने से रोकने में सफल होंगे और बहुत उत्तम तरीके से व्यवस्था भी करेंगे। भारत में इस वर्ष गर्मी की फसलों की बुआई के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम देखें तो ये वृद्धि 21.5% की है। आइए इससे जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 23 अप्रैल 2021 तक देश में ग्रीष्मकालीन बुआई पिछले साल इस अवधि में हुई। इस तरह की बुआई की तुलना में 21.5% अधिक है। इसी अवधि के दौरान एक साल पहले 60,67,000 हेक्टेयर से कुल ग्रीष्मकालीन फसल क्षेत्र बढ़कर 73,76,000 हेक्टेयर हो गया। दालों के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 23 अप्रैल 2021 तक दलहन के तहत बोया जाने वाला क्षेत्र 6,45,000 हेक्टेयर से बढ़कर 12,75,000 हेक्टेयर हो गया, जो लगभग 100% वृद्धि दर्शाता है। बड़ा हुआ क्षेत्र मुख्य रूप से तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्यों से होने की जानकारी है। तिलहन का फसल क्षेत्र 9,03,000 हेक्टेयर से बढ़कर 10,45,000 हेक्टेयर हो गया, जो लगभग 16% की वृद्धि है। ये क्षेत्र पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि के हैं। धान की रुपाई का क्षेत्र 33,82,000 हेक्टेयर से बढ़कर 39,10,000 हेक्टेयर हो गया, जो लगभग 16% की वृद्धि है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, बिहार आदि राज्यों में रबी चावल का फसल क्षेत्र बढ़ा है।
भारत में कृषि व्यापार में 2020-21 में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गेहूं की बात करें तो 727% की वृद्धि और चावल में 132% की वृद्धि दर्ज की गई है। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दुनिया कोरोना महामारी के मुश्किल दौर से गुजर रही है। ऐसे में खाद्य आपूर्ति को बनाए रखना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं, लेकिन भारत ने इस बात का ध्यान रखा कि वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला टूटने न पाए। इस काम के लिए निर्यात को बनाए रखना जरूरी था। 2019-20 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का कारोबार सरप्लस में रहा। अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान भी कृषि और उससे जुड़ी जिन्सों का 2,74,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया, जो पिछले साल के मुकाबले 18.49% ज्यादा है। निर्यात में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी गेहूं और अन्य अनाजों के अलावा गैर बासमती चावल, सोया मील, मसाले, चीनी, कपास, ताजी सब्जियां, प्रसंस्कृत सब्जियां और मादक पेय में दर्ज की गई। गेहूं और अन्य अनाजों के मामले में पिछले साल की तुलना में भारी वृद्धि दर्ज हुई। आंकड़ों के अनुसार गेहूं का निर्यात 425 करोड़ से बढ़कर 3,283 करोड़ रुपए और दूसरे अनाजों का निर्यात 1,318 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,542 करोड़ रुपए हो गया। इस तरह गेहूं के निर्यात में वृद्धि 727% रही। देश ने गैर बासमती चावल के निर्यात में भी 132% की वृद्धि दर्ज की। 2019-20 में गैर बासमती चावल का निर्यात 13,030 करोड़ रुपए था और जो 2020-21 में 30,277 करोड़ रुपए हो गया। निर्यात में ये वृद्धि कई वजहों से हुई, जिनमें से प्रमुख थी तिमोर लेस्ते, पपुआ न्यू गिनी, ब्राजील, चिली और प्यूर्तो रिको के बाजारों पर भारत का कब्जा होना। इन देशों के अलावा टोगो, सेनेगल, मलेशिया, मेडागास्कर, इराक, बांग्लादेश, मोजाम्बिक, वियतनाम और तंजानिया गणराज्य को भी निर्यात किया गया। सोया मील के निर्यात में बढ़ोतरी 132% रही। 2019-20 के 3,087 करोड़ रुपए के मुकाबले 2020-21 में इसका निर्यात 7,224 करोड़ रुपए हो गया। इसी तरह मसालों का निर्यात 23,562 करोड़ रुपए की तुलना में 26,257 करोड़ रुपए, चीनी का 12,226 करोड़ रुपए की तुलना में 17,072 करोड़ रुपए, कपास का 6,771 करोड़ रुपए की तुलना में 11,373 करोड़ रुपए, ताजी सब्जियों का 4,067 करोड़ रुपए की तुलना में 4,780 करोड़ रुपए और प्रसंस्कृत सब्जियों का निर्यात 1,994 करोड़ रुपए के मुकाबले 2,846 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। आयात की बात करें तो कृषि और संबद्ध वस्तुओं का आयात अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान 1,41,034 करोड़ 25 लाख रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि में 1,37,014 करोड़ 39 लाख रुपए था। यानी इसमें 2.93% की मामूली वृद्धि हुई। कोविड-19 के बावजूद कृषि क्षेत्र का व्यापार संतुलन भी अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान पर्याप्त मात्रा में बढ़कर 1,32,579 करोड़ 69 लाख रुपए हो गया, जबकि पिछले साल ये 93,907 करोड़ 76 लाख रुपए था। अभी वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन बाकी की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल।
देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। 24 अप्रैल को 12वें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का वर्चुअली माध्यम से आयोजन किया गया। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के चलते देश में अप्रत्याशित स्थिति के बीच 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का वर्चुअल माध्यम से आयोजन करने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन भव्य स्वरूप में किया जाता रहा है और कई अवसरों पर स्वयं प्रधानमंत्री इन आयोजनों में उपस्थित होते रहे हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय समारोह को दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित करने का प्रस्ताव था। 24 अप्रैल 1993 का दिन देश में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में ऐतिहासिक अवसर था, जब सत्ता को जमीनी स्तर तक पहुंचाया गया। पंचायती राज व्यवस्था को संस्थागत स्वरूप दिया गया और इसके लिए संविधान में 73वां संशोधन किया गया और इसी दिन से ये प्रभाव में आया। पंचायती राज मंत्रालय प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान में 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में आई थी। ये आयोजन देश के अलग अलग हिस्सों से पंचायत प्रतिनिधियों से सीधे बात करने और उनकी उपलब्धियों को सम्मान देने, उन्हें आगे के लिए और सशक्त बनाने एवं प्रेरित करने का अवसर होता है। प्रत्येक वर्ष इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा पंचायतों को लोगों को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए पुरस्कृत करता है। पंचायतों को ये पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना सम्मान और ई पंचायत पुरस्कार। ये सम्मान केवल राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को दिए जाते हैं। और अब आपको दिखाते हैं उस किसान की दास्तान जिसको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि खेती किसानी में उनका योगदान अतुलनीय है। रिपोर्ट देखिए। कृषि के क्षेत्र में अथक परिश्रम कर अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले प्रगतिशील किसानों में एक नाम सीकर जिले के अजीतगढ़ के रहने वाले जगदीश पारिक का भी है। इनके जैविक खेती में किए जाने वाले नवाचारों के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। जगदीश पारिक मूल रूप से अजीतगढ़ कस्बे के रहने वाले हैं। 71 वर्षीय जगदीश सब्जियों की नई किस्म तैयार कर किसानों को मुहैया कराते रहे हैं। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। अभी के समय अधिक आमदनी पाने के उद्देश्य से ज्यादा रसायन का उपयोग किया जाने लगा है। बाजार में बिना कीटनाशकों का प्रयोग किए कोई खाद्य सामग्री सुगमता से उपलब्ध नहीं है, और अगर कहीं उपलब्ध भी है तो उसकी कीमत इतनी अधिक है कि वो आम इंसानों की पहुंच से कोसों दूर है। लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए श्री माधोपुर उपखंड के अजीतगढ़ निवासी जगदीश प्रसाद पारिक ने जैविक खेती की ओर रुख किया। जगदीश पारिक एक किसान हैं। खेती में नए नए प्रयोग करके इन्होंने किसान वैज्ञानिक का दर्जा प्राप्त कर लिया है। जैविक खेती को बढ़ावा देने की वजह से इन्होंने अपना तथा अपने क्षेत्र का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोशन किया है। जगदीश पारिक निरंतर सब्जियों की नई किस्म विकसित करने में लगे रहते हैं। जैविक खेती के जरिए अच्छी गुणवत्ता, कीटरोधी तथा सामान्य से काफी बड़े आकार की सब्जियां पैदा करके जगदीश पारिक ने जैविक खेती की शुरुआत वर्ष 1970 से करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने गोभी की पैदावार से शुरुआत की। शुरू में इनकी पैदा की गोभी का वजन लगभग आधा किलो से पौन किलो तक होता था। रासायनिक खाद या कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सिर्फ गोबर से बनी हुई जैविक खाद का प्रयोग किया। पारिक के खेत में 15 किलो वजनी गोभी का फूल, 12 किलो वजनी पत्ता गोभी, 86 किलो वजनी कद्दू, 6 फुट लंबी घिया, 7 फुट लंबी तोरई, 1 मीटर लंबा तथा 2 इंच मोटा बैंगन, 3 किलो से 5 किलो तक गोल बैंगन, 250 ग्राम का प्याज, 3.5 फीट लंबी गाजर और एक पेड़ से 150 मिर्चियों तक का उत्पादन हो चुका है।
सबसे अधिक किस्में फूल गोभी में हैं तथा इन्होंने अभी तक 8 किलो से लेकर 25 किलो 150 ग्राम तक की फूल गोभी का उत्पादन कर लिया है। अपने निरंतर प्रयोग तथा कार्यों के प्रोत्साहन स्वरूप इन्हें वर्ष 2000 में सृष्टि सम्मान तथा वर्ष 2001 में फर्स्ट नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड मिल चुका है। वर्ष 2001 में ही 11 किलो की गोभी उत्पादन के लिए इनका नाम लिम्का बुक में दर्ज हो चुका है। पारिक अब तक 6 बार राष्ट्रपति भवन के कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं तथा सबसे वजनी गोभी के फूल के विश्व रिकॉर्ड में दूसरे पायदान पर हैं। जगदीश प्रसाद विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जैविक खेती से 25 किलो 150 ग्राम वजनी गोभी का एक फूल उत्पादित कर चुके हैं। और अभी वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी आत्मनिर्भर भारत जारी रहेगा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और कृषि अनुसंधान परिषद ने कोरोना काल में किसानों को लेकर विशेष सलाह जारी की है। क्या वो सलाहें हैं, आइए आपको बताते हैं। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो, कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 से पूर्व योग की ऑनलाइन तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ध्यान में रखते हुए आयुष मंत्रालय और युवा मामले तथा खेल मंत्रालय एक संयुक्त पहल के साथ आए हैं और जनता पर केंद्रित ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम की पेशकश की है, जिसकी शुरुआत 21 अप्रैल 2021 को हो चुकी है। इसके बाद 1 मई 2021, 21 मई 2021 और 1 जून 2021 को बैच दोहराए जाएंगे। IDY हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है और इसमें अभी 2 महीने बाकी है। इस पाठ्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल शामिल है, जिसे आसानी से सीखने के लिए तैयार किया गया है और ये प्रत्येक 1-1 घंटे की अधिकतम अवधि के 24 सत्रों में फैला हुआ है। 2 मंत्रालयों ने इन पाठ्यक्रमों को IDY 2021 के अनुसार समयबद्ध किया है, जो जनता के विचारों और रोजमर्रा के जीवन में योग के प्रवेश करने के लिए एक आदर्श अवसर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को मई और जून 2021 में निःशुल्क खाद्य पदार्थ वितरित किए जाएंगे। कौन कौन से इससे जुड़े हुए लोग हैं जो इससे लाभ ले सकते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत NFSA के लाभार्थियों को मई और जून 2021 में अतिरिक्त निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किए जाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आने वाले लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को अगले 2 महीनों यानी मई और जून 2021 में NFSA के खाद्यान्नों की पात्रता से अधिक और अतिरिक्त प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। देश में कोविड-19 के प्रकोप के कारण होने वाले आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आने वाले लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को अगले 2 महीनों यानी मई और जून 2021 तक NFSA के खाद्यान्नों की पात्रता से अधिक और अतिरिक्त 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से निःशुल्क अनाज का आवंटन करने का फैसला किया है। इस विशेष योजना के तहत NFSA के दोनों श्रेणियों अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले गृह स्वामी के तहत कवर किए गए लगभग 80 करोड़ NFSA के लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न में चावल व गेहूं का अतिरिक्त कोटा प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति की दर से प्रदान किया जाएगा, जो कि NFSA के तहत उनकी नियमित मासिक पात्रता से अधिक और अतिरिक्त होगा। आत्मनिर्भर भारत में आज के लिए इतना ही। कृषि संबंधित और ग्रामीण इलाकों से संबंधित जानकारियां लेकर आपके समक्ष हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति, नमस्कार।